नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मजमिश्र। लोकसभा चुनाव के 4 चरण हो चुके हैं। आधे से ज़्यादा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। 5वें चरण का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में भी 80 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से भी करीब करीब 40 सीटों पर चुनाव हो गए हैं, 39 सीटों पर। अब 5वें चरण में, तीसरे चरण में अगर पिछली बार की तुलना करते हैं तो पिछली बार 13 सीटें थी चौथे चरण में, उसमें सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। लेकिन अब की बार संभावना जताई जा रही है कि इनमें से कुछ सीटें कम होंगी। 4-5 अलग अलग तरह से लोग अपने आकलन दे रहे हैं। 5वें चरण की जो सीटें हैं उसमें भी 14 सीटें हैं, जिसमें पिछली बार 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। 1 सीट रायबरेली की वो कांग्रेस के पास थी। लेकिन इस बार भी ये ऐसा लग रहा है कि जो ये सीटें हैं इनमें इनकी संख्या में कमी आएगी। 5वें चरण में कई वीआईपी सीटें हैं, जिसमें अमेठी और रायबरेली भी शामिल है। एक एक सीट के लिए हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि हम 270 का आंकड़ा तो पार कर चुके हैं, और यानी जो बहुमत हमको मिलना चाहिए वो हम पार कर चुके हैं इन्हीं 4 चरणों में। उसके बाद अब तो हम केवल 400 तक पहुंचने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता जो है वो उन्हें भी पता है, सबको पता है। और जो लोग चुनाव को देख रहे हैं, जो मतदाता हैं, लोग हैं, पत्रकार हैं, हर व्यक्ति समझ रहा है और अपने अपने तरीके से इसका आकलन कर रहा है। मतदान का जो परसेंटेज रहा उसके आधार पर भी ये कहा जा रहा है कि पिछली बार की तुलना में बीजेपी की सीटें काफ़ी कम होने जा रही हैं। तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी, और ख़ास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य रणनीतिकार कहे जाते हैं यानी गृह मंत्री अमित शाह, एक एक सीट पर जोर लगाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने 2 दिन पहले बाकायदा 2 प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की। एक तो जौनपुर की सीट से बहुत चर्चित सीट रही। चर्चित इसलिए रही कि वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने पहले धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दिया। धनंजय सिंह को चूँकि चुनाव के ठीक पहले सज़ा हो गई थी और वो जेल चले गए थे, लेकिन उनकी पत्नी को टिकट दिया। उसके बाद फिर धनंजय सिंह को ज़मानत मिली, वापस आए, और वापस आते ही उन्होंने एक फैसला किया कि वो उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेंगी। यद्यपि पहले उन्होंने इस बात को ओपन नहीं किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जब टिकट किसी दूसरे को दे दिया, श्याम सिंह यादव को, जो निवर्तमान सांसद वहाँ पर हैं, तो ये पता लग गया साफ तौर पर कि निश्चित तौर पर धनंजय सिंह ने विड्रॉ करने का फैसला किया होगा। और बाद में वो पता भी चल गया, साफ हो गया। अब तो धनंजय सिंह बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से बीजेपी को वोट देने की मांग कर रहे हैं। हो सकता है आज उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो जाए। तो केंद्रीय गृह मंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई। उनके साथ ही अवध क्षेत्र के प्रतापगढ़ के कुंवर रघुराज प्रताप सिंह, जो वहाँ के विधायक हैं कुंडा के और कई बार मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके साथ भी अमित शाह की बैठक हुई। और एक अपने बहुत करीबी नेता को, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को उन्होंने भेजा, ताकि वो अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे दें। राजा भैया के समर्थन का मतलब है कि प्रतापगढ़, कौशाम्बी जो कि सुरक्षित सीट है, और इलाहाबाद, इन 3 सीटों पर इस उम्मीद के साथ अमित शाह ने उनके साथ बैठक की कि यहाँ पर राजा भैया का अपना प्रभाव है, और अगर वो समर्थन दे देते हैं तो उनको फ़ायदा होगा, चूँकि सीटें सारी फंसी हुई हैं। प्रतापगढ़ में बीजेपी के कैंडिडेट का विरोध हो रहा है। इधर जो है वो कौशाम्बी में जो सामाजिक समीकरण है, चूँकि समाजवादी पार्टी ने वहाँ पर जो इंद्रजीत सरोज रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के पहले बड़े नेता थे, बहुत ही कद्दावर नेता थे, पावरफुल नेता थे, वो चले आए थे समाजवादी पार्टी में। उनके बेटे को वहाँ पर टिकट दिया गया है। और एंटी इनकम्बेंसी जाहिर सी बात है कि विनोद सोनकर के खिलाफ है, निवर्तमान सांसद हैं वो। तो उन लोगों को लगा कि शायद राजा भैया के समर्थन से स्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। लेकिन धनंजय सिंह की तरह खुलेआम राजा भैया ने सपोर्ट नहीं किया। राजा भैया की अपनी खुद की एक पार्टी है। 2018 में उन्होंने
जनसत्ता दल नाम से पार्टी बनाई। पहले वो खुद निर्दलीय चुनाव लड़ते थे और समाजवादी पार्टी की सरकार में वो मंत्री बना करते थे। लेकिन 2018 में उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम है जनसत्ता दल। उस पार्टी से खुद भी चुनाव लड़ते हैं, उनके एक और विधायक हैं। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी से 2019 में चुनाव उनके उम्मीदवार लड़े थे, लेकिन दोनों ही सीटों पर हार गए थे। पर प्रभाव है वहां पर। लेकिन अमित शाह की बैठक के बावजूद और संजीव बालियान से मीटिंग के बावजूद, इन सारी चीज़ों के बावजूद राजा भैया ने खुले तौर पर बीजेपी को समर्थन नहीं दिया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और मीटिंग के बाद कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं पर छोड़ रहे हैं, वो जिसको चाहें वोट दें, जिसका चाहें समर्थन दें। इसलिए क्योंकि दोनों ही पार्टियों के कोई कैंडिडेट ऐसे नहीं हमको दिख रहे हैं जिनको कि हम समर्थन देने के लिए कहें। लेकिन इस बात से साफ संकेत जा रहा है कि अमित शाह से मिलने के बावजूद राजा भैया ने खुलेआम समर्थन देने से इनकार क्यों कर दिया। दरअसल इसके पीछे और भी कई कारण हैं। एक तो समर्थन से भारतीय जनता पार्टी या कोई एक खुली गारंटी नहीं है कि उनके समर्थन से कोई जीतेगा या हारेगा, लेकिन कम से कम प्रतापगढ़ और ये जो कौशाम्बी की सीट है, यहाँ पर चूंकि कौशाम्बी की 2 विधानसभा सीटें जिस पर राजा भैया खुद, कुंडा और बाबागंज, एक पर वो खुद विधायक हैं और दूसरे पर उनकी पार्टी के विधायक हैं, इन दोनों सीटों पर उनका ज़बरदस्त प्रभाव है। उसके अलावा भी उस क्षेत्र में प्रभाव है, प्रतापगढ़ ज़िले में उनका प्रभाव ही है। तो इन दोनों लोकसभा सीटों पर उनके प्रभाव की वजह से इतना तो तय है कि अगर वो किसी का विरोध कर रहे हैं खुले तौर पर या किसी का समर्थन कर रहे हैं, तो विरोध करने वाले को नुकसान हो सकता है और समर्थन करने वाले को फायदा हो सकता है। लेकिन खुले तौर पर उन्होंने करने से मना कर दिया। पर माना यह जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, चाहे प्रतापगढ़ में संगम लाल गुप्ता हों या फिर यहाँ पर कौशाम्बी में विनोद सोनकर, इन दोनों के प्रति राजा भैया की, उनकी पार्टी की और उनके कार्यकर्ताओं की जो सिंपैथी है वो बिल्कुल नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा देखने में भी आया है। विनोद सोनकर के कुछ एक बयान भी आए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अगली बार विधानसभा चुनाव में हम लोग कुंडा और बाबागंज भी जीत लेंगे। तो एक तरह से ये सीधे तौर पर उनको चुनौती दी। अच्छा, इन सबके बावजूद अमित शाह ने इतनी महत्वपूर्ण बैठक इनके साथ की क्यों? क्योंकि बैठक वो जब भी किसी के साथ करते हैं तो कोई चीज़, कोई समीकरण जब पूरी तरह से तय हो जाता है, जो चीज़, जो स्ट्रेटजी वो बना रहे होते हैं वो पूरी तरह से पुख्ता हो जाती है, तभी वो फाइनल मीटिंग करते हैं। तो मीटिंग के बाद ऐसा माना जा रहा था कि अब इनका, राजा भैया का बीजेपी को समर्थन करना तय है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो एक तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ये केवल इन 2-3 सीटों पर वाली बात नहीं है, ये तो अपनी जगह है ही। इसका समर्थन, चूंकि सीटें फंसी हुई हैं, चाहे वो जौनपुर की सीट हो, चाहे प्रतापगढ़ की हो, चाहे कौशाम्बी की। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि पश्चिम से लेकर के और पूरब तक जो क्षत्रियों की, ठाकुरों की, राजपूत समुदाय की नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी से चल रही है। और अभी भी लगातार इस तरह की नाराज़गी की, ठाकुरों की बैठकों की खबरें आ रही हैं जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने की अपील कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। इस तरह की 1-2 बैठक की, अमेठी में भी बैठक हुई जिसके वीडियोस सामने आए हैं, लोगों ने देखा है। तो एक ये सिंबॉलिक तौर पर कि अगर हम धनंजय सिंह को, राजा भैया को, जो इस इलाके के, इस जौनपुर, इलाहाबाद और लखनऊ क्षेत्र का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर इनका अपना प्रभाव है, अवध क्षेत्र में, इनको अगर हम ये बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने लग गए, वोट देने की अपील करने लग गए, तो साफ संदेश जाएगा कि ठाकुरों की नाराज़गी वास्तव में नहीं है। और जो कुछ लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, दरअसल वो अपने निहित स्वार्थों की वजह से कर रहे हैं और ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। लेकिन ऐसा है नहीं। आपने देखा होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक ही सुरेश राणा, संगीत सोम खुले तौर पर बीजेपी के उम्मीदवार का और संजीव बालियान का ही विरोध कर रहे थे। ये चीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, गुजरात से शुरू हुई, राजस्थान में इसका प्रभाव रहा, मध्य प्रदेश में प्रभाव है, गुजरात में है ही,
हिमाचल प्रदेश में है, कई जगहों पर, सारी जगहों पर ये है, और उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ये चीज़ असर कर रही है। तो इसके ज़रिए ये संदेश देने की कोशिश की अमित शाह ने कि अगर ये दोनों बड़े नेता उस क्षेत्र के हैं, प्रचार हमारा करेंगे, तो जाहिर तौर पर उसका फ़ायदा होगा। और ये संदेश जो बची हुई 3 चरण की सीटें हैं, लगभग 40-41 सीटें हैं, वहाँ पर इसका संदेश जाएगा, पक्ष में जाएगा। लेकिन अब राजा भैया के खुले तौर पर ना आने की वजह से बड़ा मामला संदिग्ध हो गया, और ये माना जा रहा है कि राजा भैया भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राजा भैया शायद स्थिति को या आने वाले फ्यूचर को भांप गए हैं, और इस वजह से वो समाजवादी पार्टी से अब बिगाड़ नहीं करना चाहते, भारतीय जनता पार्टी के करीब नहीं जाना चाहते। हालांकि समाजवादी पार्टी के वो बड़े करीब रहे, समाजवादी पार्टी के प्रमुख रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के, अखिलेश यादव के भी करीबी रहे, लेकिन इधर बीच उनके संबंध खराब हो गए जब राज्यसभा चुनाव में और एमएलसी के चुनाव में राजा भैया का रुख उनके खिलाफ गया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। तो समाजवादी पार्टी के से उनकी फिर से करीबी हो पाना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन वो जो भी सोचा हो उन्होंने, या यह भी सोचा हो कि जो क्षत्रियों की नाराज़गी है, अगर वो चले जाते हैं तो शायद अपने समुदाय के बीच में, अपने समाज के बीच में ही उनको नाराज़गी मोल लेनी पड़े। तो इस वजह से वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने की अपील उन्होंने नहीं की अपने मतदाताओं से और अपने कार्यकर्ताओं से। और एक ये भी बात बहुत साफ तौर पर कही जा रही है कि ये चीज़, ये सारा पूरा का पूरा घटनाक्रम ये दिखाता है कि किस तरह से बीजेपी पिछले 4 चरण के चुनाव से परेशान दिख रही है। अगले चरण के, चूँकि 5वां चरण छोड़ दिया जाए तो 6ठे और 7वें में जब पूर्वांचल की ओर ये चुनाव जाएगा तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कमज़ोर है। 4थे और 5वें में तो मजबूत थी 2019 में भी, और अभी भी वो उतनी कमज़ोर नहीं है, लेकिन 5वें, 6ठे और 7वें चरण में वो कमज़ोर है। पूर्वांचल में इंडिया गठबंधन का प्रभाव ज़्यादा है, ख़ासतौर पर समाजवादी पार्टी का। तो वो कितने डिस्परेट तरीके से लगी हुई है कि इन पे कैसे अपने एक एक सीट को मजबूत किया जाए, वहाँ पर जीतने की कोशिश की जाए। लेकिन जिनके साथ वो संपर्क साधना चाह रही है, अगर वो अब इस तरह से खुले तौर पर मना कर दे रहे हैं या फिर उनकी बात को मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, तो ये भी दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी, क्या अमित शाह जो दावा कर रहे हैं कि 270 तो हम 4थे चरण में ही जीत गए हैं, अब तो हम केवल संख्या बढ़ा रहे हैं, 400 पार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन बातों में कितना दम है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।